हेलो, shall we start? टाइम है अभी। Am I audible to all of you? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, am I audible? अच्छा ठीक है, आप म्यूट हो गए। ठीक है, मैसेज कर सकते हो आप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हमारे कलीग हैं डॉक्टर मनीष सर। मनीष सर पीएचडी हैं केमिस्ट्री में और काफी लंबे समय से पेस में भी इन्होंने पढ़ाया है और हमारे पेस मुंबई में पेस पुणे के सेंटर पे थे। और जो आपका सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है वो डॉक्टर मनीष सर लेंगे। भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। So shall we start? So ठीक है, yeah, ठीक है। इसके लिए बेटा जो आपका सेपरेट ये फिजिकल का ही पार्ट So है। hello students. एक सेकेंड ना सर, आप चाहें तो सेपरेट बुक बना सकते हैं, नहीं तो जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर चल रहा है उसमें कुछ मतलब कम से कम 20-30 पेजेस छोड़ के आप सॉलिड स्टेट का चैप्टर बना सकते हैं। फिजिकल का पार्ट है, चाहें तो आप डबल एक न्यू बुक क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो जो करंट चैप्टर चल रहा है उसमें कुछ सेक्शन लाइक 30 पेजेस छोड़ के 30 पेजेस कंप्लीट 30 पेजेस छोड़ के आप स्टार्ट कर सकते हैं वहां उसी वाली बुक में भी। Okay, so hello everyone. I'm Dr. Manish Raut और मैं आपका भी सॉलिड स्टेट चैप्टर लेने वाला हूँ। आपको किसी को भी कोई डाउट होते हैं, यू कैन मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई दे सकते हो। समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है। ओके,
So whatever is there ना, you can just message me. और अननेसेसरी बातें नहीं करनी है हमें, और स्टडी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। चलो, सो शैल वी स्टार्ट। आपके पास बुक होगा, पेन होगा, नया चैप्टर का नाम डाल दो। नया चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ठीक है? सो आई एम जस्ट गोइंग टू, ओके, मेरे वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा आप लोगों ने देख लिया है, इतना खूबसूरत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, ठीक है? चलो, सो व्हाट इज दैट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सो चैप्टर का हेडिंग डाल दो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। अब सॉलिड स्टेट होता क्या है, कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए, नीट के लिए, सबके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड्स में भी इसके बारे में बहुत कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट में क्या है कि हमारा कोई भी मैटर है। मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? मैटर की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, ओके, यू कैन नॉट अनम्यूट, तो ठीक है। व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज व्हाट, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज, क्या क्या ऑक्युपाइज करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इट इज हैविंग सम वॉल्यूम, ओके, सो दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड पोजेसेस सम मास, कुछ ना कुछ तो भी उसको मास होगा, एंड कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैटर, ठीक है? ये होता है मैटर, वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है? स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर मैटर कौन से फॉर्म्स में, फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, तो थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स ऑफ द मैटर, जैसे दैट इज वन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको ये अगर आपको कुछ लिखना है या डेफिनेशन लिखनी है, आई विल जस्ट गिव टाइम और बाद में मैं डिक्टेट करूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान दो। तो मैटर की डेफिनेशन हमें पता होगी। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, ओके? मैटर के जो टाइप्स होते हैं, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स, वन इज सॉलिड, the other one is gaseous, and the other one is liquid. Sorry, okay, solid, liquid and gaseous, these are the three types of matter. Then सॉलिड्स में हम अभी यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में फंडामेंटल क्या डिफरेंस होता है, देन ये चेक करेंगे। सॉलिड हमें ये पता है, एग्जांपल अगर लेते हैं तो वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर सॉलिड फॉर्म में जब अवेलेबल होता है, हमें हम बोलते हैं उसको आइस। लिक्विड फॉर्म में यस वाटर ही होता है, पानी ही होता है। एंड गैसियस स्टेट में जब होता है उसको हम स्टीम बोलते हैं, वाटर वेपर्स बोलते हैं, ठीक है? सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो ये फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकंड वन इज लिक्विड स्टेट और थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। ये तीन फॉर्म्स है मैटर के, ठीक है? तो ये जो तीनों फॉर्म्स है, आर दे इंटर कन्वर्टिबल? इंटर कन्वर्टिबल मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में हो सकता है। यस, डेफिनेटली हो सकता है। अगर हम आइस को हीट करते हैं, आइस को अगर हीट करते हैं, देन इट विल बी, ओके, सो आइस को अगर हम हीट करते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। वाटर को हीट करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो यस, दिस फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये तो होता क्या है, सॉलिड स्टेट है आपके पास, सॉलिड से इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट कर दो। डेल्टा का मतलब होता है, आपको पता भी होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो इसका मतलब फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में ये साइन का मतलब होता है हीट करना। प्लस मतलब हीट करेंगे, माइनस मतलब कूल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है, प्लस डेल्टा मतलब हीटिंग का हुआ है। ओके, हीट कर दिया हमने, तो सॉलिड को हीट करने के बाद लिक्विड, लिक्विड को हीट करने के बाद गैसियस। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है? अब गैसियस को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो हम माइनस हीट करेंगे, मतलब उसको कूल कर देंगे। तो अगर जैसे ये कूलिंग हो जाएगा प्रोसेस चालू, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। लिक्विड को अगर कूल करते हैं तो फिर से इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सो यस, वी कैन इंटर कन्वर्ट solid into liquid, liquid into gaseous, and vice versa. So yes, we can interconvert these things. Next, solids. Solids क्या होते हैं? So वही liquid, liquid will convert into gaseous. Okay, physical states of matter is the result of, it is the result of interplay of intermolecular forces of attraction. ये एक ही वर्ड है,
It is a matter of intermolecular forces of attraction. कौन से टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं? दैट इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये सारे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं अभी। क्या क्या फोर्सेस है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दे आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? फोर्सेस बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिख लेंगे हम, थोड़ा ध्यान दो, ये बेसिक सी चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बेसिक लेंगे और बाद में फिर इसमें डीप में क्या क्या है वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, चलो सिंपल सा एक सवाल आता है सीईटी जेई या नीट लेवल के लिए, मेंस लेवल के लिए। बोलो, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज, क्या क्या होता है, एंड पजेसेस, ये मैटर की डेफिनेशन है। तो व्हाट इज दैट? क्या होगा पहले डेफिनेशन में? क्या आ जाएगा? सम मास सम स्पेस, सम स्पेस सम मास, सम मास दोनों में सम स्पेस, क्या आ जाएगा? सो ऑक्युपाइज सम स्पेस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीटी लेवल में ऐसा क्वेश्चन आता है। यस, ये पहले ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड possesses एंड हैविंग सम मास। यस, बी इज द आंसर, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड रिप्लाई, वेरी गुड। ठीक है, तो यू आर रिप्लाइंग मतलब आपको समझ में आ रहा है, यू आर लाइव हियर और आप मुझे सुन पा रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी रिप्लाई, इट्स वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि जनरल परसीवेबल स्टेट ऑफ मैटर दैट वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ आर। परसीवेबल स्टेट ऑफ मैटर डे टू डे लाइफ में कौन से आता है? तीन आते हैं, कितने आते हैं? तीन आते हैं, पांच आते हैं, सात आते हैं, आठ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? perceivable states of matter that we come across in our daily life, मतलब states of matter कितने होते हैं? Yes, only three type। थ्री टाइप कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थ्री टाइप, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू करेक्ट। यस, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ, फिजिकल स्टेट में क्या क्या, कैसे वजह से ये फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, mutual forces or inter and intramolecular forces. Physical state of matter is a result of interplay of whether it is a intermolecular and intramolecular। yes, it is a physical state, मतलब solid क्यों होगा, liquid क्यों होगा? तो intermolecular forces की वजह से ये solid या फिर liquid या फिर gaseous में available रहते हैं। yes, intermolecular forces of attraction is the reason behind physical state, that is the main important reason, correct है। ठीक है, वेरी गुड। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन फोर्सेस या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से? इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होना चाहिए था और मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो डाइपोल डाइपोल भी होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, लंडन डाइपोल। यस, इट इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस आंसर इज वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड के ऊपर। आपको ये थोड़ा स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिखना है। चलो हम थोड़ा पॉइंट लिख लेंगे, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लीजिए स्टार्टिंग का। सिंपल से लिखेंगे, नोट्स आपको ठीक से बनाने हैं, एटलीस्ट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आप ठीक से पढ़ो, मैं आपको पूरा सॉलिड स्टेट तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट निकाला और बाद में लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो व्हाट इज दैट? पहला आप एकदम स्टार्टिंग कर दो, हेडिंग डाला होगा स्टेट, सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट में मैटर का डेफिनेशन पहले देखेंगे, तो लिख लो आप मैटर, सबसे पहले ऊपर मैटर का हेडिंग डाल दो। व्हाट इज मैटर? मैटर, मैटर का डेफिनेशन लिख लो। एनीथिंग दैट, ये पता भी है तो थोड़ा फास्ट में लिखा तो भी चलेगा। कैन यू सेंड पीपीडीज? पीपीडीज में क्या है कि मैं ये पीडीएफ सेंड नहीं कर सकता क्योंकि बाद में जो है ना एक के ऊपर एक है, उसमें समझ में नहीं आएगा। ओके, बेटर आई विल गिव यू सम टाइम टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। गुड, हमें ओके। सो मैटर का डेफिनेशन लिख लो। Anything that occupies some space and possesses some mass called as matter. Anything that occupies some spaces and possesses some mass called as matter. Clear? आगे बढ़े।
Yes, done. Very good. Then states of matter. ये 3 states of matter. States of matter देखो ऊपर, states of matter. Then solid, liquid and gas. इस टाइप में आप लिख सकते हो. States of matter, solid, liquid and gas. ये थोड़ा स्टार्टिंग वाला बेसिक पॉइंट है, बट फिर भी आप नोट्स अच्छे से बनाओगे. ठीक है. आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत सारे इंट्रोडक्टरी सॉलिड या फिर सॉलिड स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन हम देंगे. चलो, सॉलिड ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 3 पॉइंट लिखोगे आप कि ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं. ये लिखने की, हाँ, ये लास्ट वाला. एक मिनट. हाँ, ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. वेट, हाँ, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो. और ये वाला पॉइंट खाली इतना लिखा तो भी चलेगा. सॉलिड हीट कर दो लिक्विड, लिक्विड को हीट कर दो गैसियस, गैसियस के कूल कर दो. माइनस डेल्टा मतलब कूलिंग, लिक्विड बन जाएगा. इससे माइनस डेल्टा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा. ठीक है. इस तरीके से आप ये लिख सकते हो. डन. सर नोट करने बोलिए. नो स्क्रीनशॉट अवेलेबल. ओके ओके, ठीक है. चलो, नोट ही करना है आपको, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे. कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है. नोट कर दो. नोट के लिए मैं नोट डाउन करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको. यू हैव टू नोट इट डाउन, नो इश्यू. ठीक है. चलो आगे बढ़े. डन. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सॉरी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है. तो ये जो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि ये फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. लिख लो ये पॉइंट. दिस फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है. और फिर इसके टाइप्स लिखो आप. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन शॉर्ट आप बोलोगे इसको IMF फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और इसका टाइप्स है. फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. सेकंड वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन लंडन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यह है डिफरेंट फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. चलो डन. वेरी गुड. ये 3 फोर्सेस के नाम लिख लिए हमने. क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखना है आपको. चलो लिख लो. ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है. कौन सा निकुंज इज दैट? एक मिनट, कुछ लोगों का लिखने का है. हाँ चलो. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक से लिखो, ये नोट्स काम में आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स है. कुछ स्टार्टिंग का इंटरेस्टिंग पार्ट है तो मैं आपको ये पावर पॉइंट पे स्लाइड्स पे बताऊंगा. और बाद में जो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन रहेगा तो मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करूंगा. दैट इज माय अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी. मतलब एक ही पैटर्न में फॉलो करूंगा ऐसा नहीं है. आपको अगर कोई समझ में नहीं आएगा, पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ सकते हो. ठीक है. सो ये वाला क्वेश्चन डाल दो कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज. Okay, next. Done. Yes. Okay, chalo. Next question. General perceivable states of matter we can come across. या फिर क्वेश्चन लिखने की अगर जरूरत नहीं तो I can skip here. The general perceivable states of matter that we can come across in daily life are 3, 5, 7, 8. ये हम क्वेश्चन बना सकते हैं, लिख सकते हैं. Yes. चलो, let's go ahead. Next question. Physical states of matter is an interplay of
intermolecular forces, intramolecular forces, mutual forces, both A and B. चलो डन. थर्ड क्वेश्चन, इंटरप्ले ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. चलो आगे बढ़े. ओके नेक्स्ट देखते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायपोल डायपोल. चलो ये क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन आंसर दिस वन, नो नीड टू राइट इट. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. अब आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. अब पेन और पेंसिल रख दो नीचे और ध्यान दो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पहले देख लेंगे, बाद में लिखेंगे. ठीक है, बाद में लिखने के लिए मैं जैसे बोला टाइम दूंगा आपको. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड हेडिंग डाल दिया तो चलेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं सिंपल से. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. सॉलिड स्टेट, ठीक है, कुछ डायग्राम वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है. चलो सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सॉलिड है वुडन, तो सॉलिड के पास क्या क्या होता है. हमारा भी चैप्टर शुरू हुआ है सॉलिड स्टेट. सॉलिड के पास होता क्या क्या है. इसके पास होता है फिक्स्ड कंपोजिशन, व्हाटएवर कंपोजिशन इज देयर वो तो फिक्स रहता है. अब मास आपके पास होता है, सॉलिड के पास होता है डेफिनाइट मास, डेफिनाइट वॉल्यूम, और उसका कुछ डेफिनाइट शेप होता है, और वो पोजेस करता है डेंसिटी. मास, वॉल्यूम, शेप एंड डेंसिटी, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड. लिख लो ये, write down this one. Solid have fixed composition, mass, volume, definite shape and density. एक ही लाइन में ऐसा लिखो. ये अच्छा पावर पॉइंट है तो आपको ऐसा दिखेगा, तो ये लिखा तो भी चलेगा डायरेक्टली. सॉलिड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मास, वॉल्यूम, डेफिनाइट शेप एंड डेंसिटी. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स में. ठीक है, ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं आपको जेई और नीट के लिए अगर देखते हैं तो. बाद में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसके ऊपर, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है. और ये वाला चैप्टर कोई आगे वाले, कोई पहले वाले चैप्टर से या फिर बाद में वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंट चैप्टर है. तो यस, सो नेक्स्ट इज पैकिंग कैसे होता है. पहले देख लो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट इट डाउन नाउ. तो पैकिंग कैसे होता है, देखो सॉलिड में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो ये पर्टिकुलर अरेंज में रहते हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहता है सॉलिड में, और ये क्या है नजदीक नजदीक होते हैं. ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही आपस में इसको बोलते हैं क्लोजली पैक. क्लोजली पैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक नजदीक होता है, मोर क्लोजली. वाइल लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर जाते हैं, और सो दे आर कॉल्ड लेस क्लोजली पैक्ड. और गैशियस में जो होते हैं वो डिस्क्रीट, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं ये मॉलिक्यूल्स. सो इनकी जो पैकिंग होती है, तो सॉलिड में मोर क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैशियस में वेरी लेस क्लोजली पैक्ड, लूज क्लोजली पैक्ड होते हैं. देन फिर हम इसका डेंसिटी अगर देखते हैं, नेक्स्ट इज डेंसिटी अगर देखते हैं, तो डेंसिटी होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम. ओके, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्युपाई करते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक वॉल्यूम लेते हैं. ठीक है, ये मान लो एक वॉल्यूम है पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड में देखते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स बैठ रहे हैं, यहाँ पे देखो 3 into 4 12 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास. तो सॉलिड में इतने एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स है, 12 मॉलिक्यूल्स है. वही यही सेम एरिया को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लिक्विड में रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल्स क्या है अलग अलग दूर दूर भाग गए ना, तो उसके वजह से लेस मॉलिक्यूल है उसी एरिया में, उसी वॉल्यूम में. मास कितना हो गया, अभी कम हो गया, मतलब डेंसिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई लिक्विड में. और गैशियस में वही वॉल्यूम को देखते तो अरे यहाँ तो उससे भी कम हो गए, तो एकदम से ये कम वॉल्यूम हो गया, मतलब यहाँ पे मास और कम हो गया, वॉल्यूम तो वही रहा. उसी वॉल्यूम में हमने क्या देखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है, देन लिक्विड में कम है, और गैसेस में सबसे कम है. सो यहाँ पे डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा रहेगी, बोल दो.
सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? ऑब्वियसली सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी लिक्विड की और बाद में गैसेस की। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ये होती है हाईएस्ट डेंसिटी, यहाँ पे ये हाईएस्ट होती है। गैसियस की जो होती है दैट इज अ लीस्ट डेंसिटी, और फिर लिक्विड्स की जो हो जाएगी इट विल बी मॉडरेट डेंसिटी। तो डेंसिटी इस तरीके से होती है, सॉलिड की सबसे ज्यादा, देन लिक्विड ऑन गैसेस की। यस, वेरी गुड, सिंपल थिंग है। तो हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और मोर क्लोजली पैक होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, सेकंड पॉइंट लिखो, जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, दे आर मोर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो रहते हैं मोर क्लोजली पैक्ड, बाकी लिखने की या डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट खाली इतना लिखो, सेकंड पॉइंट, दे आर मोर क्लोजली पैक्ड। तो डेफिनेशन ये समझ में आ गया होगा। आपको निकालना है तो रफ में बाजू में लिख के रख सकते हैं कि ये इस तरीके से होता है, सॉलिड में पैकिंग बहुत कम होती है, गैसेस में और कम होती है। और डेंसिटी अगर हम देखते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है, और यहाँ पे लीस्ट डेंसिटी होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा लिख के। सेकंड पॉइंट लिखा है हमने सॉलिड की पैकिंग के बारे में, दे आर मोर क्लोजली पैक्ड। थर्ड पॉइंट लिखा हमने डेंसिटी के बारे में, सॉलिड की सबसे ज्यादा है, देन लिक्विड मॉडरेट और गैसेस की लीस्ट डेंसिटी है। ठीक है, एक्सेप्शन बोल सकते हो डेंसिटी के लिए? एक्सेप्शन बोल सकते हो डेंसिटी के लिए? सॉलिड की क्या हर बार सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा रहती है? एक तो बहुत फेमस एक्सेप्शन है, उतने टाइम में कोई रिप्लाई कर दे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक एक्सेप्शन, व्हाट आई एम आस्किंग यू, एक एक्सेप्शन है जिसमें, यस वेरी गुड, ओम। कबीर, व्हाट इज गा? जी, ओके, सो यस ओम, इट इज करेक्ट। स्पंज, बट वो लिक्विड में जाएगा तो यस, ध्रुवी इज ऑल्सो करेक्ट। यस, आइस, आइस जो होते हैं ना, दैट इज आइस की जो डेंसिटी होती है वो जो सॉलिड में होती है उससे सॉलिड की डेंसिटी कम होती है। आइस की जो डेंसिटी है वाटर से, वाटर की डेंसिटी ज्यादा रहती है। आप देखो ना कभी भी आइस को, आइस फ्लोट होता है ना वाटर के ऊपर, तो बिकॉज दैट आइस की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, दैट इज द एक्सेप्शनल थिंग। ठीक है, अब होता क्या है, चलो अंदर जाके घुस के देखते हैं सॉलिड में होता क्या है। ये देखो हमारे पास एक डायमंड, बहुत बढ़िया सॉलिड का एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस लुक एट द माइक्रोस्कोपिक व्यू, एकदम दूरबीन लगा के अंदर घुस के देखेंगे अभी व्हाट ये डायमंड में या फिर क्या होता है। तो ऐसा जैसे हमने माइक्रोस्कोप लगा दिया तो हमें ऐसा दिखेगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हम डायरेक्टली ऐसे इससे देख नहीं सकते हैं नेकेड आइज से, या फिर नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी ये देख नहीं सकते हैं, इसको अलग अलग लेवल के माइक्रोस्कोप लगते हैं। बट इट इज ऑब्जर्व दैट, देखो कि कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, डायमंड में नहीं है, बट डायमंड में एक ही टाइप का होता है, बट सॉलिड में क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होंगे ना, इसकी जो अरेंजमेंट होती है ये पर्टिकुलर कुछ अरेंजमेंट फॉलो करता है। तो ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द सॉलिड, नो नीड टू राइट इट, इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सॉलिड अभी ये लिखा है हमने, फर्स्ट पॉइंट लिखा था हमने, एक बार चेक कर दो आपका पॉइंट। सॉलिड फिक्स्ड कंपोजिशन है, फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप एंड डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी भी हमने लिखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। एक्सेप्शन डालना है, यस वेरी गुड, एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, लिखना है तो लिख सकते हो आप, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमने पॉइंट्स लिखे हैं। इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, इंटरमोलिकुलर दोनों में डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने डेंसिटी का लिखा होगा, यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड है लिखा हुआ, ये इधर से इसको पुश कर रहा है और ये इधर से, तो क्या ये कॉम्प्रेस हो जाएगा? क्या ये कॉम्प्रेस हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो सकता है, कितना भी फोर्स लगाओ ये कॉम्प्रेस नहीं हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट होता है, क्या लिखेंगे हम इसको, इट कैन इट बी कॉम्प्रेस, तो आंसर होगा नो। तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा है, सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? which cannot be compressed, which cannot be compressed। तो ये वाला फोर्थ पॉइंट करके रखो, पॉइंट ऊपर नीचे हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके नोट्स में अच्छे से आना चाहिए। तो फोर्थ वाला पॉइंट हमारा फोर्थ चालू है आपके नोट्स के में,
तो फोर्थ वाला पॉइंट लिख लो कि सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब उनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। ओके, चलो लिख लिया पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट, सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखेंगे हमारा, फिर ये 5वां नंबर का पॉइंट रहेगा, थर्ड नहीं 5वें नंबर का पॉइंट रहेगा। क्या लिखेंगे? सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तीनों में मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। सॉलिड, अगर कोई सॉलिड का, ये पॉइंट लिख सकते हो आप, सॉलिड का अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, अगर किसी का वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड का कन्वर्जन हम लिक्विड में करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं किसी को, मतलब हम उसको क्या करते हैं, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करते हैं। मेल्ट करना है मतलब हम, कोई भी सॉलिड रहेगा हमारा, इसको हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अब ये, अगर ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वीक अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, मतलब हीट कम लगेगी, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड एट द सेम टाइम सॉलिड विथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ से हम मेल्टिंग पॉइंट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर देख सकते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चल के हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया ये लिख के, ये हमने 5 नंबर के पॉइंट पे लिखा है, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये इसी में डाल दो ये वाला पॉइंट करके, सॉलिड विथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो एमपी, और सॉलिड विथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई एमपी। डन, वेरी गुड। ओके, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? चलो फिक्स्ड। अब अच्छा ये देखते हैं, क्या ये जो ये होता है, क्या आपको लगता है ये फिक्स होते हैं? मतलब ये माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, यहाँ पे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्चुअल में आपको लगता है फिक्स होंगे, एक जगह पे फिक्स होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूअस ऐसे वाइब्रेशन चालू रहता है, ये कंटिन्यूअस वाइब्रेशन चालू रहता है, तो ऐसे वाइब्रेटिंग करते रहते हैं ये मॉलिक्यूल्स, और उसमें हम बोल सकते हैं कि दे आर हैविंग vibratory motion of solid. It is a vibratory motion of solid state particles of matter. Yes, slowly they are vibrating, और अपने जगह पे वाइब्रेट करके, आपका मोबाइल अगर वाइब्रेटिंग मोड पे रख दिया तो अपने जगह पे ही वाइब्रेट होता है। एक दूसरे से दूसरे जगह पे होता है क्या? नहीं, जब तक हम कोई फोर्स अप्लाइड नहीं करते, तो मतलब उनको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह पे ऐसा नहीं होता है, बट वाइब्रेशन होते हैं उनमें। ओके, सो दैट इज द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट्स भी हम लिख उसमें देंगे, दे हैव वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स, they have vibratory motion of solid state particles of matter. ओके, सॉलिड स्टेट के ये 6 नंबर का पॉइंट हम लिखेंगे। 6 नंबर के पॉइंट में they have vibratory motion of solid state particles of matter. ओके, चलो solid with fixed composition and have fixed solid with fixed composition have fixed mass, volume, shape. लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो साइमल्टेनियसली। लास्ट स्लाइड देखना था क्या? एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो 6 वाला कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके चलो आगे देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम डाल देते हैं। ओके, सो दे आर हैविंग, यस, डी आंसर इज करेक्ट। सब में आंसर दिया है, ध्रुवी, प्रियांशु, और किसने दिया है? काव्या, वेरी गुड। राधा, ओके, श्रिया, रिद्धि, कुंज, अच्छा ठीक है, वेरी गुड गुड थिंग्स। चलो
निकुंज आयुष, ओके। सी किसने दिया? आयुष सी कैसे होगा? सी यानी सी नहीं है खाली। ओके, मास भी होती है ना, डेफिनाइट मास होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनाइट शेप भी होता है, मतलब ये ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। यस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। निकुंज भी लिखा है तूने? नो, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। यस, लिख लिया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सॉलिड पार्टिकल्स हैव, फिल इन द ब्लैंक्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में कैसे होते हैं? ये थोड़े एकदम लो लेवल के, यानी सीईटी या फिर सीईटी लेवल के क्वेश्चन है। सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप आराम से, या फिर जेई मेंस में इसके चांसेस बहुत ही कम है। जेडबलई में, अरे ये क्या हुआ, ठीक है, जेडबलई में इसके चांसेस बहुत ही कम है। मेंस की लेवल की बात करते हैं, और नीट में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी है तो कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो यस, क्वेश्चन से पहले आपने आंसर दिया है, वेरी गुड। तो यस, सॉलिड्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड हैव लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। क्या लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है? ऑब्वियसली ओनली ऑप्शन इज वाइब्रेटरी मोशंस। यस, ये क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन नीट में आ सकता है, जेई में भी आ सकता है, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े थोड़े कंसेप्ट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, और बाद में फिर अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। चलो, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, फॉल्स दिखना है, फॉल्स, नहीं तो ट्रू बोल के आ जाओगे, ठीक है। लास्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 2 का देखना है। चलो एक बार बाद में बता देता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो पहले। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स हैव स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस स्मॉल होता है, फोर्सेस नहीं बोला है, डिस्टेंस बोला है। फोर्सेस और डिस्टेंस में अलग है। सॉलिड पार्टिकल्स हैव रैंडम पोजीशन, दे हैव हाई डेंसिटी। व्हाट इज द फॉल्स स्टेटमेंट? यस, रैंडम पोजीशन नहीं होता है इनका, रैंडम पोजीशन नहीं होता है, फिक्स पोजीशन होता है, और ये रिपीटेडली ये ऑक्युपाई करते हैं, मतलब ये रिपीटेड मैटर होता है यहाँ पे। तो उनका रैंडम पोजीशन नहीं होता है, फिक्स पोजीशन होता है। यस, सो सी इज द आंसर हियर, सी इज द करेक्ट आंसर। यस, जिन्होंने सी लिखा है दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन देखना है आपको। ये वाला हो गया लिख के? नहीं लिखा तो भी इतना कोई ये क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। चलो आगे वाले, पहले वाले क्वेश्चन से एक बार बता देता हूँ। व्हाट इज दैट? सॉलिड सा वाइब्रेशनल, कौन सा क्वेश्चन चाहिए था, किसने पूछा था? सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, शॉर्टकट यूज करो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए IMF, ठीक है। तो सॉलिड्स है IMF पे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। डन। चलो, किसने हुआ था? हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन हो गया। यस, ठीक है। चलो देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में इंपॉर्टेंट ये वाला हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं? टू इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है इसके, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर वन इज अमॉर्फस सॉलिड। कम ऑन, ये ड्रॉ कर दो। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड का हेडिंग डाल दो। सॉलिड के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होंगे, क्रिस्टलाइन पूरा दिखे तो भी चलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। ओके, दो इंपॉर्टेंट टाइप, और ये डेफिनेशन, ये डिस्टिंग्विश जो है, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में। आप इसका डिस्टिंग्विश थ्योरेटिकल यानी आप बोल सकते हैं। यस, देखते हैं व्हाट इज दैट क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में, ठीक है। चलो, तो पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन, बाद में देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अभी थोड़ा लिखने के लिए पॉज कर दो, बाद में मैं पॉइंट वाइज लिखेंगे।
पहले देख लेते हैं व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट है, एग्जाम्पल जैसे कि हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट जो है NaCl सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पता है आपने देखा है शुगर क्रिस्टल्स। ओके, सो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो व्हाट आर कॉमन फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? हो गया, अभी लिख के हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, पता है सबको, NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, फार्मूला इज NaCl। यस, यानी ये देखो, तो यानी का जो साइज अगर आप देखोगे तो कैटायन जो होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं और जो अनायंस होते हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो एक यानी ऐसे Cl, और ये Cl का एटम है और एक सोडियम का एटम है। ऐसे एक Cl को ये ऐसे घेर देते हैं अलग अलग, देखेंगे आगे चल के। तो दैट इज व्हाट योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऐसे होता है हाउ Na एंड Cl एटम्स आर अरेंज्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस मतलब ये अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ओके, 3D में जो अरेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। आगे चल के इसका डेफिनेशन भी लिखना है क्रिस्टल लैटिस का, अभी से नहीं लिखना है कुछ भी। ओके, तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे, बाद में लिखेंगे, डोंट राइट एनीथिंग राइट नाउ। तो देखो खाली कैसा है। तो ओके, तो NaCl इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो ये कैसे अरेंज्ड हुआ है यहाँ पे। ओके, सो सोडियम के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम के कुछ एटम्स होंगे, देन दोज एटम्स आर सराउंडेड बाय, सोडियम का जो एटम है एक Cl से अलग अलग Cl से घिर चुका है, और एक Cl का जो एटम है एक Na से घिर चुका है, उसके आगे पीछे भी है। ये 3 डायमेंशन में इस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें क्या क्या फॉर्मेशन है देखो, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर चालू है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी Na आ गया कहीं पे भी Cl आ गया, ऐसा नहीं है। रेगुलरली चालू है, यूनिफॉर्म चालू है, थ्रू आउट द क्रिस्टल ऐसा ही चालू है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है वहां पे। और ये क्या है, होमोजीनियस है, ऐसा कुछ अलग से इसमें फेज चेंज है ऐसा कुछ नहीं है, लिक्विड है बीच में या फिर डेंसिटी कम ज्यादा है ऐसा नहीं है। इट इज ए होमोजीनियस, मतलब इसके यही कैरेक्टरिस्टिक है, रेगुलर रहता है अरेंजमेंट, यूनिफॉर्म रहता है और होमोजीनियस रहता है। ठीक है, पॉइंट्स बाद में लिखेंगे, पहले ध्यान दो कि कौन से पॉइंट्स होते हैं। होमोजीनियस, सच होमोजीनियस यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस अरेंजमेंट ऑब्जर्व होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यस, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर होमोजीनियस सॉलिड। अब ये पॉइंट पहले लिख लो 1 नंबर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला नंबर पॉइंट लिख लो, crystalline solids are homogeneous solids. Crystalline solids are homogeneous solids. Crystalline solids are homogeneous solids. ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, इट इज a 3D structure can be represented as, चलो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस अलग अलग तरीके से हम ये करेंगे। चलो ये जनरल स्ट्रक्चर है ये NaCl का। अच्छा, ये जनरल स्ट्रक्चर है। चलो ये एक मॉलिक्यूल, एक ए टाइप के NaCl मतलब बायोटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 अलग अलग टाइप के एटम्स है इसमें, और ये सराउंडेड बाय ए इज सराउंडेड, ये देखो ए इज सराउंडेड बाय डिफरेंट बी एंड बी इज सराउंडेड बाय डिफरेंट ए। ठीक है, तो होगा क्या इसमें, तो एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इट एग्जिबिट्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ध्यान दो इधर क्या मैं बता रहा हूँ। तो इट एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर क्या है, और बाद में फिर देखेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर देखो एक बार कि ऑर्डर इंप्लाइज सम सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन इन द स्ट्रक्चर। देखो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए, सो दैट काइंड ऑफ ऑर्डर है, या फिर रिपीटेशन इसमें चालू रहता है। सो दैट्स व्हाई दे आर इन दी ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर चालू है, कुछ तो भी ऑर्डर चालू है। ए बी के बाद ए बी की पेयर, ए बी के बाद दूसरे ए बी के पेयर, ए बी के बाद ए बी की पेयर, ऐसे ही चालू है। सो दैट इज दी
ये तो 2 डायमेंशन में दिख रहा है, 3 डायमेंशन में क्या होगा, इसके पीछे भी होगा, इसके आगे भी होगा, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, तो ये रिपीटेशन होती है। क्या ये रिपीटेशन कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए है या थ्रू आउट डी है? तो आप देखोगे कि ये जो रिपीटेशन है, ये जो ऑर्डर है, ये थ्रू आउट डी है। ओके, एंड व्हाट इज दैट ऑर्डर? समवॉट लाइक पीरियोडिसिटी। पीरियोडिकली मतलब क्या है, 12 बजने के बाद कुछ 12 घंटे के बाद फिर से 12 बजेंगे, 1 बजने के बाद 1 घंटे के बाद फिर से 12 घंटे के बाद फिर से 1 बजेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिकली रिपीटेशन। बट देखो 3 बज गए, 12 घंटे के बाद फिर से 3 बजेंगे। ओके, सो दैट इज द पीरियोडिक ऑर्डर, मतलब एक के बाद रिपीटेशन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। तो ये पीरियोडिकली ऑर्डर्ड होते हैं। तो क्या ये शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है, उसके बारे में बात करेंगे। सो लॉन्ग रेंज क्या है कि ये थ्रू आउट दी सिस्टम है या फिर लॉन्ग रेंज सिंपली इंप्लाइज दी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी थ्रू आउट दी है या शॉर्ट टर्म पे है। देखो अगर कोई सॉलिड अगर हम देखते हैं तो ये थ्रू आउट दी बहुत पीछे जाओगे, ऐसे बिल्डिंग के जैसे भी देखोगे आप कि इनकी जो ऑर्डर है दैट इज द यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी मॉलिक्यूल या फिर थ्रू आउट दी सिस्टम। पूरे सिस्टम में ये जो ऑर्डर है दैट इज यूनिफॉर्म होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए यूनिफॉर्म ऑर्डर। सो यस इट इज ए एग्जिबिट लॉन्ग, इसको बोलेंगे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर अगर मैं बोलता हूँ तो मतलब क्या है कि कुछ डिस्टेंस के लिए यस ठीक है, बाद में चेंज हो जाएगा, बाद में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, जो ऑर्डर है रिपीटेशन है, थ्रू आउट दी सिस्टम चलती जाती है। गॉट द पॉइंट? ओके, तो ये दूसरा पॉइंट लिख लो कि इट एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है तो कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल थ्रू आउट। क्या क्या बोला है मैंने? कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ, आपको लिखना है तो लिखो, मैं लिख के दूं आपको। कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज के बारे में लिखेंगे। यस, लॉन्ग रेंज के बारे में लिखेंगे continuous and repeated arrangement throughout, पूरा थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। डन, क्लियर सबको? वेरी गुड। समझ में आ रहा है रिप्लाई करो, समझ में नहीं आ रहा है रिप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, वेरी गुड, थैंक यू। डेफिनेशन, constituent particles are arranged in definite repeating pattern, वही तो लिखा है, तो ये डेफिनेशन लिख लो। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड? द constituent particles are arranged in definite repeating pattern. Constituent particles are arranged in definite repeating pattern. Then constituent particles are arranged in definite repeating pattern. चलो नेक्स्ट, हाउ सॉलिड्स आर बिल्ट। अब सॉलिड कैसे होते हैं? ओके, ये तो फेमस एग्जांपल है, क्या बोलते हैं इसको, पता होगा सबको। कौन सा क्यूब बोलते हैं? क्यूब है ना ये, कौन सा क्यूब बोलते हैं, नाम बोलो, किसको पता है? रूबिक्स, यस रूबिक्स क्यूब। यस यस, यू वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, मेरे से तो कभी सॉल्व नहीं हुआ यार अब तक। चलो देखते हैं। अच्छा देखो, ये रूबिक सॉलिड अगर देखते हैं, सॉलिड ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने। ये देखो कोई भी, देखो यहाँ पे अगर ये क्यूब देखो, मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको? एक मिनट, पॉइंटर देता हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे, देखो ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा ऐसा क्यूब है, ये रिपीटिंग कर दे, मतलब ये वाला क्यूब मैंने यहाँ पे लगा दिया, वैसे सेम क्यूब यहाँ पे लगा दिया, फिर वैसे सेम क्यूब यहाँ पे लगा दिया, वैसे इधर लगा दिया, तो ऐसे बाजू बाजू में मैंने अगर क्यूब्स लगा दिए तो ये अरेंजमेंट होता है। तो आगे चल के इनफाइनाइट अगर बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा क्यूब बन जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, सो दिस वे, एक क्यूब ऐसे यहाँ से निकाला, फिर होगा क्या, इसमें कुछ एटम्स ऐसे प्रेजेंट हो गए। ओके, एटम रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है, फिर वही एटम बाजू में ऐसा ही एक क्यूब होगा, उसके ऊपर डाल देंगे,
उसके ऊपर एक और डाल देंगे, नहीं तो बाजू में एक क्यूब ऐसे डाल देंगे, ठीक है, एक पैटर्न ऐसे मिलेगा हमें। बाद में एक और क्यूब इसके ऊपर इस साइड में डाल दिया, ठीक है, तो ऐसे ये अरेंजमेंट होगा, बाजू में डाल दिया। ओके, सो ये ऐसे इस तरीके से अगर मैंने अरेंजमेंट किया तो ये यस। अब इसके पीछे भी डाल, ये देखो अभी एक तो ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट बन गया, अब इसके पीछे भी आ सकता है ना, तो इसके पीछे भी आएगा, यस, इसके पीछे भी है, ठीक है, देन इसके पीछे भी है, देन इसके पीछे भी है। चलो, तो ये कंटिन्यूअस अरेंजमेंट। अब ये पूरा ऐसा ऐसा ऐसे मतलब यानी हो रहा है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है, ये जो रिपीटिंग, यही यूनिट को हमने रिपीट किया है, या फिर यहाँ पे देखो एक छोटे से क्यूब को हमने थ्रू आउट द सिस्टम रिपीट किया है। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्यूब जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम में रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी छोटा सा क्यूब जो है ये थ्रू आउट द सिस्टम में रिपीट हुआ है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज रिपीटिंग यूनिट एंड इट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल, और आगे चल के भी ये यूनिट सेल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या होगी यूनिट सेल की डेफिनेशन? ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस सॉलिड सिस्टम ऑन रिपीटेशन ऑफ विच विल गेट द एंटायर सिस्टम, ठीक है। प्रॉपर्ली लिखेंगे बाद में। तो ये यूनिट सेल जो होते हैं वो प्रॉपर्ली थ्रू आउट रिपीट होते रहते हैं। दे आर एग्रीगेट ऑफ स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स कॉल्ड एज यूनिट सेल। क्या आता है? स्मॉल टाइनी, छोटे छोटे क्रिस्टल जो होते हैं थ्रू आउट द सिस्टम अगर हम रिपीट करते हैं, देन यू आर गेटिंग द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कंप्लीट आपको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लो कि दे आर, ये 3 पॉइंट लिखे होंगे हमने। चौथा पॉइंट लिख लो, दे आर एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट मतलब ये पूरा ऐसा पूरा अरेंजमेंट, ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स कॉल्ड एज यूनिट सेल, कॉल्ड एज यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगी आगे चल के स्लाइड्स में। स्मॉलेस्ट, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो, रिपीटिंग यूनिट ऑफ crystal lattice, crystal lattice called as unit cell। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस मतलब ये 3D अरेंजमेंट जब रहेंगे, ये पूरा जो है, ये पूरा जो ये मिला के जो बन गया है ना, दैट इज वन टाइप ऑफ लैटिस। तो इसको हम पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो पूरा फॉर्म हुआ है, इसको हम लैटिस बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, ओके, लैटिस। और क्रिस्टल का, इसलिए इसको क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात चल रही है, ठीक है। लिख लिया, यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख लिया। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। और यूनिट सेल के अरेंजमेंट से हमें क्रिस्टल लैटिस मिलता है, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ द यूनिट सेल से हमें क्या मिलेगा? क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एंड हैव are homogeneous long range, homogeneous short range, heterogeneous long range, heterogeneous short range। चलो बोलो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर होमोजेनियस रहेंगे, लॉन्ग रेंज रहेंगे। वेरी गुड, होमोजेनियस लॉन्ग रेंज रहेंगे। यस, ये आंसर इज करेक्ट फॉर, यस, वेरी गुड। लिख लिया ये। डन। चलो, नेक्स्ट इज NaCl is an example of amorphous solid, crystalline solid, both none। क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है? यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। It is an example of crystalline solid। Very good, good reply, nice response, I like that। Yes।
NaCl is an example of crystalline solid. चलो आगे चलेंगे. Order implies repetitivity, periodicity, unity, both A and B. क्या होता है ऑर्डर? क्या होता है? रिपीटेड मतलब पीरियोडिक अरेंजमेंट, मतलब ये ए एंड बी दोनों होनी चाहिए. ऑर्डर क्या होगा? ए एंड बी बोथ दोनों होने चाहिए. यस इट इज करेक्ट. रिपीटिंग भी होता है और पीरियोडिकली रिपीटिंग होता है. यस. पीरियोडिकली रिपीटिंग. ऑर्डर क्या होता है? पीरियोडिकली मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट ये आना चाहिए और रिपीटिंग. तो दैट्स व्हाई बोथ आर करेक्ट. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. The basic unit of crystalline solid is very good. ये किसका डेफिनेशन है? हाँ वही होता है. तो यूनिट सेल इज ए स्मॉल टाइनी क्रिस्टल. अब ये भी देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन डिजाइन, बट यहाँ पे क्या है, यूनिट सेल भी लिखा है और स्मॉल टाइनी क्रिस्टल भी लग. तो वही होता है ना. तो एक छोटा सा क्रिस्टल होता है वो थ्रू आउट दी सिस्टम क्या होते जाता है. डी ऑप्शन कैसे आएगा कार्तिक? डी तो नहीं आएगा. बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेसिक यूनिट जो होता है दैट इज नथिंग बट यूनिट सेल. और यूनिट सेल क्या होता है? इट इज ए स्मॉल टाइनी क्रिस्टल होता है, छोटा सा क्रिस्टल जो रिपीट होते रहता है, उसी को यूनिट सेल बोलते हैं. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. सी होना चाहिए आंसर. गॉट इट? दोनों दोनों एंड यस. अरे यूनिट स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स. वेट नीचे पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ. स्मॉल टाइनी क्रिस्टल क्यों लिखा था हमने? रिपीटिंग यूनिट होता है ना स्मॉल टाइनी क्रिस्टल. वहां पे आंसर बी डी चाहिए, सी चाहिए था ना. स्मॉल टाइनी क्रिस्टल. चलो ठीक है. ये देखो ना वही तो है. एग्रीगेट ऑफ स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स कॉल्ड एज यूनिट सेल. यस. सो वहां पे जो आपने जो लिखा है ना दैट शुड बी सी. उसका आंसर सी लिखना है आपको. क्यों? क्योंकि वो दोनों है ना इसमें. स्मॉल टाइनी क्रिस्टल भी है ना, वही तो रिपीट हो रहा है आपका. तो आंसर इज बोथ ए एंड बी. ठीक है बोथ ए एंड बी कर दो इसका. यस. ओके सो वेट डोंट. ओके ठीक है और हम कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू. मतलब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. वेट नेक्स्ट वाला चालू करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही. एक मिनट खाली. Okay. So now, so we are talking about crystalline solids. क्वेश्चन 2 को कौन सा था? अभी गया यार वो. स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी मुझे. आई कैन डिक्टेट यू. क्वेश्चन 2 था NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ amorphous crystalline या फिर बोथ या फिर नन. तो NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ crystalline solid. Yes Riddhi, you raised hand. Anything you want to talk या फिर कमेंट करना है? रिद्धि एनी डाउट? चलो ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके नेक्स्ट. सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम देखते हैं. दे हैव हाँ अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. और अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने चालू किया है. यू कैन राइट इट डाउन. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड.
पहला पॉइंट है उसमें, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब रेंज नहीं होती है, अमॉर्फस सॉलिड में जो होता है ना, यहाँ पे रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की, बट यहाँ पे फिक्स यानी उसी डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो यस, सो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। एक फिक्स होती है इसकी, 5.5 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना चाहिए, कोई भी रैंडम सॉलिड है 5.5 डिग्री पे मेल्ट होना चाहिए, तो 5.5 पे ही मेल्ट होगा, 5.4 पे भी नहीं होगा और 5.3 पे भी नहीं होगा और 5.6 पे भी नहीं होगा। ये एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, शार्प मतलब शार्प। और जो दूसरे टाइप के सॉलिड जो होते हैं ना, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज एमॉर्फस सॉलिड, उसमें क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, दे आर हैविंग रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस ध्यान में दो, व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड रेंज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की रेंज क्या होती है कि 5 to 10 डिग्री में कहीं तो भी वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और 10 डिग्री तक वो होते रहेगा, सो या फिर वो क्रिस्टलाइन होते रहेगा। सो दैट इज द डिफरेंस, मतलब 5 to 10 डिग्री पे हो जाएगा, कुछ 10 to 15 डिग्री पे हो जाएगा, ये रेंज होती है। तो एमॉर्फस सॉलिड में रेंज होती है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, पता है हमें, 0 डिग्री पे शार्प मेल्ट होना चालू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सी है, क्या ये, अब देखो ये दो ये सॉलिड है मेरे पास, ये देखो ये वुडन है, ये वाला एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे एक वुडन का एग्जांपल है और यहाँ पे है, दो अलग अलग तरीके से मैं इसको काटना है। ये देखो मैंने एक ये लिया है, उसको काटना है, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मैंने इसको प्रेस कर रहा हूँ और इसमें काट रहा हूँ। क्या ये दोनों में फोर्स क्या है, क्वेश्चन देखो। सो इन विच केस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कट इज ग्रेटर, दोनों में सेम रहेगी एनर्जी या फिर कम ज्यादा रहेगी, चलो बोलो, क्या दोनों में सेम रहेगी या कम ज्यादा रहेगी? सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? सेम रहेगी वेद, सेम रहेगी। इसमें भी ये देखो, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ खाली, ये देखो डिफरेंस देखो कैसे है, तो ये यहाँ पे काट रहा हूँ इसको ऐसे आगे पीछे करके, और यहाँ पे क्या है, इसको मैं खाली प्रेस करूंगा, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी मुझे, यहाँ पे ज्यादा लगेगी और यहाँ पे एनर्जी मुझे कम लगेगी। ओके, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो कहाँ पे कट होता है। तो यस, सो द करेक्ट आंसर इज यस, इट इज अ डिफरेंट, मतलब पहले में ज्यादा लगेगी और दूसरे में कम एनर्जी लगेगी। तो when we try to see अच्छा, और एक एग्जांपल इसका, और एक एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल, when we try to see through डायमंड, डायमंड से अगर हम देखते हैं तो क्या हमें दिखता है कि अलग अलग कलर्स हमें दिखते हैं। एक बार देख लेते हैं, डायमंड जो है आपके पास होगा तो देख लो यार एक बार, मेरे पास तो नहीं है। तो डायमंड से ऐसे माइक्रोस्कोप से ऐसे डायमंड लिया और आप देखोगे तो क्या क्या दिखेगा हमें? यस, देखो ये ऐसा पर्टिकुलर ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल कलर दिखता है, ठीक है, अलग अलग कलर्स दिखते हैं। बट ये कलर्स कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे कलर्स कैसे होते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर्स होते हैं। क्या होता है यहाँ पे, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर्स होते हैं, ये 7 कलर, बट पूरे अलग अलग डायरेक्शन में आपको कलर्स ये मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट कलर्स यू कैन ऑब्जर्व इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो दे हैव मेनी प्रॉपर्टीज विच, okay, so there are many properties which have different values in different direction, मतलब यहाँ पे अलग डायरेक्शन से काटोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा लगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन से काटा तो एनर्जी ज्यादा कम लगी, यहाँ पे ऐसे काटा तो एनर्जी ज्यादा लगी है। या अदरवाइज हमने कलर्स का एग्जांपल देखा है,
कलर्स में भी हमें क्या दिखा है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर्स हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज अनाइसोट्रॉपी, अनआइसोट्रॉपी, अनआइसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी भी बोलते हैं बट मैं इसको अनाइसोट्रॉपी बोलता हूँ। एक होती है आइसोट्रॉपी एंड दूसरी होती है अनाइसोट्रॉपी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनाइसोट्रॉपी पहले समझ लो क्या है, तो ओके ये पहले समझ लो। हम बोल तो लेते हैं, डायलॉग तो मार देंगे कि सॉलिड स्टेट आर अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, बट क्या है समझ लो पहले कि ये अनाइसोट्रॉपी ये चीज क्या है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, एबिलिटी टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड, ये है अनाइसोट्रॉपी। यहाँ पे डेफिनेशन है अनाइसोट्रॉपी की, बट मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। व्हाट इज अनाइसोट्रॉपी? अनाइसोट्रॉपी ये जो प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड की सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव एबिलिटी टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हुआ? Okay. Okay. So have physical properties when measured in different direction. अलग अलग डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो ये तो डायलॉग हुआ आपका अनाइसोट्रॉपी का। डायलॉग मतलब ये डेफिनेशन हो गई आपकी। क्या डेफिनेशन लिखा हमने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव एबिलिटी टू चेंज देयर वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट समझ में आया क्या? आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो मैं और समझा दूंगा। अभी देखो, अभी ये समझना है आपको, अनाइसोट्रॉपी में एक्चुअल में समझा दूंगा। ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया, ये वाला पॉइंट 2 नंबर पे डाल दो। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पहला पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। दूसरा पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव एबिलिटी टू चेंज द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अनाइसोट्रॉपी। ठीक है, डायलॉग लिख लिया हमने, बट अभी समझ लेंगे इसको अनाइसोट्रॉपी क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैन बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंडक्टेंस, ये पता होगा आपको। सो दीज आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। ओके, व्हाट इज द रीजन? अब देखो यहाँ पे समझ लो, अभी समझ लो। यहाँ पे देखो हमारा क्रिस्टल्स कैसे बना होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल से ये क्रिस्टल्स बना होता है। ए बी रिपीटिंग यूनिट है। अगर कोई भी एक डायरेक्शन में फॉलो करता हो, ड्रॉ टू लाइंस इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो अब अगर मैं इस डायरेक्शन से ट्रेवल करता हूँ तो मुझे ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, ए बी पैटर्न मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं ये लाइन से अगर ट्रेवल करता हूँ तो मुझे ए ऐसा ही पैटर्न मिलेगा, करेक्ट। और तीसरे कोई भी लाइन डाल दो आप, कोई ऐसी लाइन डाल दो यहाँ पे बी ऐसे मिलेगा, ठीक है। आप और कोई अलग अलग डायरेक्शन, मतलब स्ट्रेट लाइन चाहिए मुझे, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो ये अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यस, इट कैन बी कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड चेंजेस विद डायरेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है? कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड चेंजेस विद डायरेक्शन, डायरेक्शन से ये चेंज होता है, ठीक है। तो वन इज ए बी टाइप, देखो ए बी, और अदर इज ए कंपोजिशन, देखो ए बी और दूसरा ए। तो दैट इज कंपोजिशन इज चेंजिंग विद द direction, and that's why this is called as, hence the values of the different physical properties will be different in different direction। क्या लिखा था हमने? yes, लास्ट स्लाइड देखना है आपको, इससे पहले वाली, एक मिनट। तो लेट मी फिनिश दिस वन फर्स्ट, ठीक है। तो व्हाट इज दैट? कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड changes with the direction, and hence value of physical properties will be different, and this property is called as anisotropy। देखो एक बार लास्ट स्लाइड देख लो एक बार। so it is a anisotropy। so anisotropy क्या होती है? crystalline solids have ability to change the values of physical properties when measured in different direction। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, that's why it is called as anisotropy। physical properties like refractive index, dielectric constant, electrical conductance, these are called as different physical properties। अलग अलग डायरेक्शन में अलग होती है। रीजन क्या है कि डिफरेंट कंपोजिशन, अलग अलग डायरेक्शन में आप अगर इसका कंपोजिशन देखते हैं तो ये अलग अलग हो सकता है। सो दिस इज व्हाट
different composition is observed in different direction. That's why their physical properties are changing with the direction. That is the reason for anisotropy. यही reason है anisotropy का. Clear? समझ में आ गया anisotropy क्या होता है? तो आइसोट्रॉपी भी देख लेते हैं. आइसोट्रॉपी समझ में आ गया तो अनाइसोट्रॉपी. क्रिस्टलाइन सॉलिड में अनाइसोट्रॉपी होती है. क्रिस्टलाइन सॉलिड में अनाइसोट्रॉपी होती है. आइसोट्रॉपी कहाँ पे होती है? एमार्फस. दूसरा जो सॉलिड टाइप है ना, एमार्फस. एमार्फस में आइसोट्रॉपी होती है. व्हाट इज एमार्फस? एमार्फस देखो, ये ग्लास का एग्जाम. यहाँ पे एक ग्लास ऐसा रखा है, देखो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट ग्लास से आप देखोगे तो सब डायरेक्शन से आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 इन ऑल डायरेक्शन. ऑल डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है. ओके, आपको अच्छे सेम टाइप से ही दिखेगा. एंड दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी. यहाँ पे होती है आइसोट्रॉपी. ठीक है. सो यस, विदुषी, व्हाट इज लास्ट स्लाइड? इससे पहले वाली हो गया? नहीं, चलो डन. ओके, ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड होता है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी डायरेक्शन से देख लो, इसका सेम ही रहता है. ओके, वहां पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब इज द सेम हियर. ओके, एक ग्लास स्लैब रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है आपने, सब डायरेक्शन से ये सेम ही होता है. इन द ग्लास, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंजेस विद द डायरेक्शन. ग्लास में क्या होता है? वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will not change with the direction. ये amorphous solid की प्रॉपर्टी है. amorphous में भी लिखना है तो amorphous में लिखेंगे. It is a property of amorphous solid, not crystalline solid. crystalline solid की जो प्रॉपर्टी होती है, that one will be anisotropic in nature. वो anisotropic होते हैं. Okay, because composition of solid does not changes with the direction. Isotropy exhibited by amorphous solid. जो मैंने अभी बोला था आपको, amorphous जो होते हैं, they are isotropic in nature. आइसोट्रॉपी एंड अनाइसोट्रॉपी दो अलग अलग टर्म्स है. आइसोट्रॉपी कौन शो करता है? आइसोट्रॉपी अमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं. आइसोट्रॉपी इज एग्जिबिटेड बाय अमॉर्फस सॉलिड और अनाइसोट्रॉपी इज एग्जिबिटेड बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है. ओके, व्हाट डज अनाइसोट्रॉपी मीन्स? वही लिखा है हमने, फिर से लिखना है तो यू कैन राइट डाउन दिस वन. क्या लिखा है हमने? So exhibiting the different physical properties, exhibit such as electrical conductance, refractive index when measured along the different direction. Got it? निकुंज, देवांश, वही है लिखा है अनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी के बारे में. लास्ट स्लाइड पे आइसोट्रॉपी था. आइसोट्रॉपी अमॉर्फस का प्रॉपर्टी है, आगे भी लिखेंगे, देखेंगे. चलो ठीक है, डन. So what is anisotropy means? Exhibiting different physical properties such as electrical conductivity, refractive index when measured along the different directions. That is anisotropy. Next. What is reason behind anisotropy? क्या होगा? Due to different arrangement of particles in a different direction. लास्ट स्लाइड देखनी है? चलो ठीक है, दिखा देता हूँ. ये है लास्ट स्लाइड. anisotropy, composition of solid does not changes with direction. Isotropy is exhibited by amorphous solid only. Okay, chalo. What does anisotropy means? What is the reason behind anisotropy? Due to different arrangement in different direction. Okay, the type of crystals do not show anisotropy are. ये वाला पॉइंट एडवांस के लिए कभी कभी ऐसा एक्सेप्शनल पॉइंट पूछ लेते हैं एडवांस वाले टाइप के एग्जांपल्स में. क्या है पॉइंट? पॉइंट क्या है कि द टाइप ऑफ क्रिस्टल दैट डू नॉट शो अनाइसोट्रॉपी. अनाइसोट्रॉपी क्रिस्टल है फिर भी अनाइसोट्रॉपी शो नहीं करता है. दीज आर क्यूबिक क्रिस्टल्स. ओके, क्यूबिक क्रिस्टल जो है
वो थ्रू आउट दी सेम, उनकी अरेंजमेंट सेम होती है क्यूबिक क्रिस्टल की। जो अभी हमने क्यूबिक का एग्जांपल लिखा था ना, उसमें क्या है कि सारे डायरेक्शन में इसकी अरेंजमेंट सेम होती है, एंड दैट्स व्हाई दे विल नॉट शो अनिसोट्रॉपी। सो दैट इज द एक्सेप्शनल थिंग। क्रिस्टल्स के बारे में अनिसोट्रॉपी कौन शो नहीं करता है, तो क्यूबिक क्रिस्टल्स नहीं करते हैं। क्यूबिक छोड़ के बाकी कोई भी ले लो, दे विल शो अनिसोट्रॉपी। तो इट इज एन एक्सेप्शनल थिंग, यू हैव टू नोट इट डाउन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस में आता है एक्सेप्शनल लेवल पे, लिखो, स्टार करके लिखो। क्या लिखोगे? द टाइप ऑफ क्रिस्टल, एक्सेप्शन करके लिखो इसको, एक्सेप्शन। द टाइप ऑफ क्रिस्टल दैट डू नॉट शो अनिसोट्रॉपी आर cubic crystals. Cubic crystals do not show, so this is the exception. Cubic crystals will not show anisotropy. Cubic crystals will not show anisotropy. Done? Okay. Which of the following do not is not a property of crystalline solid? Not a property of crystalline solid. क्वेश्चन लिखो, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बतानी है। D D D D D D D. Very good. Which of the following they have an isotropy in nature? Do not have. Yes, yes, they are isotropic in nature. Yes. Next. Properties of crystalline solid. Crystalline solids are sharp melting point है, definite heat of fusion है। Crystalline solids are anisotropy नहीं लिखा है तो एक बार फिर से चांस है आपके पास, लिख सकते हो आप पॉइंट अगर कोई मिस हो गया तो। Crystalline solids are isomorphous, हाँ ये नेक्स्ट पॉइंट है, isomorphous। Crystalline solids are isomorphous in nature। अब ये isomorphous क्या है? लास्ट स्लाइड देखनी है, देख लो, बस एक ही क्वेश्चन था। इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ crystalline solid, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, चलो आगे चले। ओके, थर्ड, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने लिखे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनिसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है, व्हाट इज आइसोमॉर्फस? आइसोमॉर्फस मतलब होता है टू और मोर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है। मॉर्फस मतलब इसको बोलते हैं, आइसो मतलब सेम, और मॉर्फस मतलब अपीयरेंस या फिर क्रिस्टल सिस्टम। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में ये मॉर्फस यूज होता है, अपीयरेंस मतलब मॉर्फस। ओके, so means isomorphous means two or more substances having same crystal structure। दो अलग अलग कंपाउंड्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होते हैं। मतलब NaF और MgO, इनका अगर आप देखते हो तो जिनका क्रिस्टल सिस्टम और एटॉमिक रेशियो देखो, Na1 है, F1 है, 1:1 है, Mg का भी 1:1 है। तो they are showing the isomorphous property। We are talking about isomorphous। मॉर्फस, आइसोमॉर्फस का मतलब होता है डिफरेंट कंपाउंड्स, सोडियम NaF, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, NaF और MgO। दूसरा एग्जांपल है NaNO3 CaCO3, Na is 1, रेशो देखो, नाइट्रोजन is 1, ऑक्सीजन is 3, 1:1:3, 1:1:3, Ca is 1, कार्बन इज 1 और ऑक्सीजन इज 3। तो ये भी आइसोमॉर्फस, एटॉमिक रेशियो सेम है, दे विल शो आइसोमॉर्फस काइंड ऑफ थिंग। K2SO4, K2SeO4, they are isomorphous in nature। Cr2O3, Fe2O3, एटॉमिक रेशियो इसका 2:3 है। Yes, they are isomorphous in nature। ओके, एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन है NaCl एंड KCl का। NaCl और KCl का 1:1 है, बट NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है,
KCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है। ये भी स्टडी करना है, ये लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। जब सॉलिड स्टेट लास्ट के स्टेज पे जाएगा तब हम NaCl के क्रिस्टल और KCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ठीक है, वहां पे आ जाएगा हमें। यस, मॉर्फोलॉजी सेम स्लाइड। यस, ओके, तो ये वाले एग्जांपल्स लिख लो आइसोमॉर्फस के लिए। यस, मॉर्फोलॉजी मतलब ये अपीयरेंस। आइसो मतलब सेम, मॉर्फोलॉजी मतलब अपीयरेंस, मॉर्फस मतलब अपीयरेंस। ओके, सेम अपीयरेंस, दो अलग अलग कंपाउंड्स का सेम अपीयरेंस। और दूसरा आगे चल के आने वाली है टर्म पॉलीमॉर्फस। ओके, ये भी आने वाली है अभी टर्म। पहले ये आइसोमॉर्फस हो गया, लिख के एग्जांपल्स लिख लिए सबने। चलो डन, देन विल गो टू द नेक्स्ट। ओके, आइसोमॉर्फस वाला पॉइंट हो गया हमारा। 3 पॉइंट हो गए, हीट ऑफ फ्यूजन वाला, मेल्टिंग पॉइंट वाला, अनिसोट्रॉपी वाला, आइसोमॉर्फस। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फस। कैसे होते हैं? दे आर पॉलीमॉर्फस। अब पॉलीमॉर्फस क्या है? अ सिंगल सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। ये देखो, आइसोमॉर्फस मतलब दो अलग अलग कंपाउंड सेम स्ट्रक्चर, और पॉलीमॉर्फस मतलब एक ही कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन एक ही होगा, बट उसके दो दो अलग अलग अपीयरेंस होंगे। ओके, डबल रोल होगा उसका। तो दैट इज कॉल्ड एज, so a single substance crystallizes into two or more forms or at different condition, that is called as polymorphous. polymorphous क्या होते हैं? तो कार्बन के जो, कार्बन इज ए फेमस एग्जांपल, ये 10 से आप पढ़ रहे होंगे। व्हाट आर द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन? ओके, पॉलीमॉर्फ्स इसको बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। अब फेमस एग्जांपल सब आपको पता भी होगा, ग्राफाइट और डायमंड। ठीक है, दर्शन कर लो। एक भाई एकदम से काला कलूटा जादूगर है, और दूसरा एकदम से ये डायमंड वाला शेप है। देखो, डायमंड है और दूसरा क्या है? एकदम ग्राफाइट है। तो दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग। क्या ये इतने ही फॉर्म्स है इसके? क्या इतने ही फॉर्म्स है कार्बन के? नहीं, बहुत सारे फॉर्म्स है आजकल, नैनो ट्यूब्स, ये फॉर्म्स वगैरह है, देन फुलेरिन वगैरह। दीज आर ऑल डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ये सब सारे क्या है? पॉलीमॉर्फ्स है। ओके, सो these are what polymorphs of carbon. नेक्स्ट हम देखते हैं, we are not talking about stability here. स्टेबल कॉन्सेप्ट इसमें करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर का जो क्रिस्टलाइजेशन है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। अब इस चैप्टर में हम मोनोक्लिनिक क्यों कहते हैं, रोम्बिक क्यों कहते हैं, ये भी देखेंगे, बट अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ओके, रोम्बिक किसके लिए कहते हैं और मोनोक्लिनिक किसके लिए कहते हैं, बट यू कैन सी दिस नाउ। ठीक है, तो ये रोम्बिक देखो, ये रोम्बिक इस तरीके से, सल्फर का ये पिक्चर्स है, ओरिजिनल पिक्चर्स है ये सल्फर के। मोनोक्लिनिक इस टाइप में आपको दिखेगा, सॉरी रोम्बिक इस टाइप में आपको दिखेगा, मोनोक्लिनिक इस टाइप में दिखेगा। अभी फीलिंग लेना है, यानी ये इसके ऊपर थोड़ी क्वेश्चन आते हैं, बट यू शुड, आपको ये पावर पॉइंट है तो आपको ये एटलीस्ट इतना तो समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, रोम्बिक ऐसा है और मोनोक्लिनिक ऐसा है। So these are the different crystal structures or polymorphs of one compound. ठीक है, चलो आगे बढ़े। डन, लिख लिया ये? क्या लिखना था? नेक्स्ट स्लाइड नहीं बताऊंगा, अभी लिख लो पहले। क्या लिखेंगे? सो फोर्थ पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं? सिंगल सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेस इनटू two or more forms at different condition. Example is के carbon crystallizes as graphite and diamond, sulfur crystallizes as monoclinic and rhombic. बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है, these are the famous examples. ठीक है, कार्बन के भी यही दो फॉर्म नहीं है, बहुत ही है, और ज्यादा है। डन, चलो फिनिश्ड। चलो 4 मिनट्स है अभी बाकी बचे हुए, आगे चल के देखते हैं। चलो, एमसीक्यूज क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, अरे आंसर भी दिख गया।
क्या है? यस, अनिसोट्रोपिक, आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस, ऑल ऑफ दिस। अनिसोट्रोपिक भी है, यस। आइसोमॉर्फस है, यस। पॉलीमॉर्फस है, यस। तो अगर ये एडवांस लेवल पे आता है तो मल्टीपल सिलेक्शन आंसर में आ सकता है। इसमें एक अलग कुछ दिया होगा, आपको 4 आंसर करेक्ट होंगे, इनमें से 3 आंसर करेक्ट होंगे, 2 आंसर करेक्ट होंगे। यहाँ पे सिंपल लेवल है तो यहाँ पे सब आंसर करेक्ट है। अनिसोट्रोपिक, आइसोमॉर्फिक हो गया, लिख के हो गया सबका। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। In anisotropic composition of solid with composition of solid blank remains same with direction, changes with direction, changes with particle, remains same with particle. क्या होगा? Yes, 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 very good, very good, very good, very good. All of you are correct. All of you are correct. What is that? Changes with direction. Anisotropic का मतलब क्या होता है? It is changing with direction. Yes, correct है, सबका correct है. Then next, the following is an example of crystalline. Following is an example of crystalline solid NaCl, KCl, NaNO3 या फिर all of above. तो बहुत ही सिंपल है. नहीं 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 नहीं, बी क्यों लिखा है? अभी अभी के लिए हाँ, डी डी इज द आंसर अभी के लिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. अगर बी लिखा है यहाँ पे तो गलत हो जाएगा. सब है ना, ये NaCl भी है, KCl भी है, NaNO3 भी है. ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस. ठीक है. The following is an example of crystalline solid. Very good. चलो आगे बढ़े. किसको लास्ट स्लाइड देखनी है? अनिसोट्रोपिक, ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाली स्लाइड है. In anisotropic composition of solid is remain same, changes with the direction. ठीक है. नेक्स्ट वाला, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट वाला. अच्छा, तो फिर आज का क्लास यहीं पे हम ये करते हैं, स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वाले क्लास में हम अमorphous सॉलिड क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ये सारी चीजें जो है ये वाली लेंगे. ठीक है. किसी को कोई डाउट है? किसी को समझ में आ गया सब? गेटिंग, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ गया? होप. ठीक है. वेरी गुड, थैंक यू सर. प्रॉपर्टी थर्ड वाली स्लाइड प्लीज. अभी ठीक है, अभी गए. पॉइंट्स देख लो. यस, गॉट इट. समझ में आ गया ना? चलो फिर आज का क्लास फिर हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. थैंक यू वेरी मच. नहीं समझ में आया तो बोलो. नहीं समझ में आया तो सर को बोल दो कि सर कुछ समझ में नहीं आया है, हटा दो सर को, आप ही पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. चलो ओके. चलो केजीपी सर, आर यू देयर? Okay, chalo, I'm going to leave from this now meeting. Thank you very much.